के आता हूँ। आज मैं आप लोगों को ग्लूकोज एस्टिमेशन के बारे में डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों ग्लूकोज टेस्ट जो होता है बेसिकली इस लेबोरेटरी में पर डे रूटीन टेस्ट है जो कि पर डे परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों ग्लूकोज टेस्ट की हेल्प से हम पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज से रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने में ग्लूकोज का हम एस्टिमेशन करते हैं। यदि मान लीजिए एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या हो गया है, डिस्टर्बेंस हो गया है। तो जिससे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होने से वो पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या है दोस्तों? डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में हमें डायबिटीज मेलाइटस मिलती है। अब दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अबव दी नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया। तो दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? यदि पेशेंट की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल उसकी नॉर्मल रेंज से, ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आता है या ज़्यादा मिलता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और दोस्तों ग्लूकोज एस्टिमेशन की हेल्प से हम अदर डिसऑर्डर लाइक मान लीजिए कीटोनूरिया और ग्लाइकोसीरिया, ये भी डिसीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन के थ्रू। तो दोस्तों जो बेसिकली यदि मान लीजिए पेशेंट क्या कर रहा है, एनर्जीक्यूट कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है तो इस केस में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करती है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देती है, जिससे फैटी एसिड का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है दैट इज कीटोन बॉडी। जब कीटोन बॉडी का मेटाबॉलिज्म मान लीजिए जब फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो कहते हैं कीटोन बॉडी बनता है बॉडी में। तो कीटोन बॉडी क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ब्लड में ग्लूकोज, यदि मान लीजिए कीटोन बॉडी का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है, तो जिसे हम कहते हैं कीटोन यूरिया। कीटोन बॉडी आर प्रेजेंट इन यूरिन इज कॉल्ड एज कीटोन यूरिया। दोस्तों नॉर्मली यूरिन में कीटोन बॉडी एब्सेंट होती है। और ग्लाइकोसीरिया का दोस्तों डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के वेरियस मेथड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों ब्लड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हमारे पास वेरियस मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है रिडक्शन मेथड, एंड देन सेकंड है कंडेंसेशन मेथड, एंड थर्ड है हमारे पास एंजाइमेटिक मेथड। तो जो कंडेंसेशन मेथड है दोस्तों इसमें हमारे पास है फॉलिंग मेथड, एंड जो एंजाइमेटिक मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड में हमारे पास है हेक्सोकाइनेज मेथड जो कि मोर एक्यूरेट मेथड है ब्लड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए, एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज मेथड जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीओडी एंड पीओडी। और कंडेंसेशन में हमारे पास है दोस्तों ऑर्थोटोलिडीन मेथड। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेथड ऑफ ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा एम क्या है, एम इन विट्रो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, इन विट्रो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन अननोन सैंपल, इन विट्रो क्वांटिटेटिव estimation of glucose in unknown sample। तो दोस्तों इन विट्रो क्या है, बेसिकली दो वर्ड होते हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो क्या होता है तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और इन विवो होता है, इन विवो इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों हम ग्लूकोज एस्टिमेशन इन विट्रो आउटसाइड ऑफ बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं इन विट्रो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज। तो दोस्तों ये हमारा एम है हो गया। अब हम बात करते हैं वेरियस मेथड की। मेथड, तो मेथड में दोस्तों हमारे पास फर्स्ट है रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड में हमारे पास दोस्तों फॉलिन-बू मेथड, एंड सेकंड है दोस्तों हमारे पास कंडेंसेशन मेथड, तो कंडेंसेशन मेथड में हमारे पास दोस्तों क्या है, ऑर्थोटोलिडीन मेथड,
मेथड। देन हमारे पास है एंजाइमेटिक मेथड, थर्ड एंजाइमेटिक मेथड। तो दोस्तों एंजाइमेटिक मेथड में हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है हमारा हेक्सोकाइनेज मेथड, हेक्सोकाइनेज, एंड सेकेंड है हमारे पास जीओडी पीओडी मेथड। तो दोस्तों ये हमारे वेरियस मेथड है ग्लूकोज एस्टिमेशन के। अब मैं आप लोगों को इन तीनों मेथड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यदि हम रिडक्शन मेथड और एंजाइमेटिक मेथड का कंपैरिजन करें तो दोस्तों जो एंजाइमेटिक मेथड है मोर एक्यूरेट एंड मोर स्पेसिफिक है ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए एज कम्पेयर टू रिडक्शन मेथड। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, इसका कारण ये दोस्तों जो जब हम ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन करेंगे एंजाइमेटिक मेथड से तो वेरी फ्यू सब्सटेंस हैं जो कि एंजाइमेटिक मेथड से जब हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करेंगे तो वो बहुत वेरी फ्यू सब्सटेंस हमारे क्या करेंगे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को एस्टिमेट करते टाइम पे इंटरफेयर करेंगे, वेरी फ्यू ना के बराबर। बट इन केस ऑफ रिडक्शन मेथड में हमारे पास वेरियस इंटरफेयरिंग सब्सटेंस अवेलेबल हैं जो कि क्या करेंगे ग्लूकोज के एस्टिमेशन को इफेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बिलिरुबिन, विटामिन सी एंड और मान लीजिए बिलिरुबिन, विटामिन सी और ये दो हमारे पास हो गए, और क्यूप्रिक एसिड। ये क्या करेंगे रिडक्शन मेथड से हम जब ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेट करेंगे तो ये तीनों बिलिरुबिन, क्यूप्रिक एसिड एंड विटामिन सी ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इफेक्ट करेंगे। देन दोस्तों जो एंजाइमेटिक मेथड के जो रीजन है वो इनकी स्टेबिलिटी गुड है, बट जो रिडक्शन मेथड है इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। बट रिडक्शन मेथड का एक ही एडवांटेज है दोस्तों, ये क्या है कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड थोड़ा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड का एक ही एडवांटेज है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दोस्तों देन मैं आप लोगों को एंजाइमेटिक मेथड के बारे में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को ग्लूकोज ऑक्सीडेशन और पेरोक्सीडेशन मेथड के थ्रू हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो मोर एक्यूरेट है, जो कि इस लेबोरेटरी मतलब मोस्ट ऑफ इस लैब में क्या होता है एंजाइमेटिक मेथड का यूज होता है। तो एंजाइमेटिक मेथड में हमारे पास दोस्तों हेक्सोकाइनेज एंजाइमेटिक मेथड एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइमेटिक मेथड। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइमेटिक मेथड है वो क्या है एज कम्पेयर टू जीओडी पीओडी मेथड्स के कंपेयर में बेटर एंड गुड है। उसके रीजन क्या है दोस्तों, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो क्या करता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, बट जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पेरोक्सीडेज एंजाइम है ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। दोस्तों हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों क्या करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ATP इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज 6-फास्फेट प्लस ATP क्या दोस्तों एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। इसमें फास्फेट की कंसंट्रेशन कितनी ट्राई मतलब 3, और जो एडेनोसिन डाइफास्फेट क्या दोस्तों डाई मीन्स 2, यहाँ पे 2 फास्फेट हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्या करता है जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम हेक्सो मीन्स 6, ये क्या करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन एटम पर क्या कर देता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट से 1 फास्फेट ग्रुप को रिमूव करके ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन एटम पर फास्फेट ग्रुप को अटैच कर देता है। देन यहाँ से 1 फास्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, तो जो पहले ट्राई था तो अब ये क्या हो गया एडेनोसिन डाइफास्फेट हो गया। तो हेक्सोकाइनेज मेथड का एक तो ये एडवांटेज होगा दोस्तों कि ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट जो जीओडी पीओडी मेथड है वो एंजाइम जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पेरोक्सीडेज एंजाइम है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देन सेकंड एडवांटेज है दोस्तों जो हेक्सोकाइनेज एंजाइमेटिक मेथड की जो रीजन है कि स्टेबिलिटी क्या है मोर है एज कम्पेयर टू जीओडी पीओडी रीजन। एंड सेकंड दोस्तों जो हेक्सोकाइनेज एंजाइमेटिक मेथड की जो लाइनैरिटी है गुड है और बेटर है एज कम्पेयर टू जीओडी पीओडी मेथड। लाइनैरिटी मीन्स दोस्तों कि कितने अमाउंट में क्या जो भी सब्सटेंस मान लीजिए ग्लूकोज है कितने अमाउंट में उसको डिटेक्ट करना लोअर रेंज और अपर लाइन ये होता है।
आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि हेक्सोकाइनेज मेथड जीओडी मेथड से गुड एंड मोर एक्यूरेट है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ जीओडी पीओडी मेथड के थ्रू। हम जीओडी पीओडी मेथड के प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, बेसिकली ग्लूकोज प्रेजेंट इन पेशेंट सैंपल रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम टू गिव ग्लूकोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्दर catalyzed by peroxidase enzyme to give water plus nascent oxygen, and the nascent oxygen is accepted by oxygen acceptor, that is the 4-amino antipyrine in the presence of phenol to give pink color chromogen। तो दोस्तों मैं भी आपको लिख के बता दूं क्या प्रिंसिपल क्या है दोस्तों हमारा ग्लूकोज प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन in the presence of GOD glucose oxidase enzyme to give gluconic acid plus hydrogen peroxide, and the hydrogen peroxide is catalyzed by peroxidase enzyme to give water plus nascent oxygen, and the nascent oxygen is accepted by 4-amino antipyrine, जिसे थोड़ा 4-AAP कहते हैं, प्लस phenol in the presence of phenol to give pink color chromogen। तो दोस्तों क्या है, कुछ नहीं, जीओडी पीओडी मेथड के प्रिंसिपल देखिए, मैं आप लोगों को अभी समझ में आएगा। दोस्तों क्या है, ग्लूकोज पेशेंट के जो हम सैंपल ऐड करेंगे पेशेंट का, उसमें क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। वो किससे रिएक्ट करेगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन से। किसके एंजाइम के प्रेजेंस में, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा दोस्तों, ग्लूकोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दोस्तों, फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कौन कैटालाइज करेगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो क्या बनेगा, वाटर प्लस नेजेंट ऑक्सीजन। तो नेजेंट ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, नेजेंट ऑक्सीजन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जो नेजेंट ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन का एक फॉर्म है। नेजेंट ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। एंड नेजेंट ऑक्सीजन क्या है, अनस्टेबल है, ज़्यादा भी मतलब स्टेबल नहीं है। एंड दोस्तों जो नेजेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर कौन है दोस्तों, 4-अमाइनो एंटीपायरिन। अब जो नेजेंट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, नेजेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, 4-अमाइनो एंटीपायरिन। किसके प्रेजेंस में, फेनॉल के प्रेजेंस में। तो किस को कन्वर्ट कर देगा, पिंक कलर क्रोमोजन में। तो दोस्तों देन जो पिंक कलर क्रोमोजन फॉर्म होगा, एंड द इंटेंसिटी ऑफ पिंक कलर फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। तो दोस्तों जितने ज्यादा अमाउंट में पिंक कलर का फॉर्मेशन होगा, उतने ज्यादा अमाउंट में पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल उतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। देन दोस्तों हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो दोस्तों प्रिंसिपल, और देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन का हमारा जब पिंक कलर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कलरीमीटर के थ्रू जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे उसकी क्या करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करेंगे, कितने 540 नैनोमीटर और ग्रीन फिल्टर पर। तो दोस्तों कलरीमीटर क्या है, बेसिकली कलरीमीटर इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस। कलरीमीटर इज यूज फॉर ट्रांसमिटेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ कलर सॉल्यूशन। कलरीमीटर का यूज हम बेसिकली कलर सॉल्यूशन के ट्रांसमिटेंस एंड ऑब्जर्वेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों कलरीमीटर का एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है बायोकेमिस्ट्री लैब का, जो एवरी पैथोलॉजी लैब में जो भी बायोकेमिस्ट्री के फुली एंड सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिकली कलरीमीटर के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों जो कलरीमीटर है बेसिकली 2 लॉ पर वर्क करता है, एक तो बीयर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। जब मैं कलरीमीटर का लेक्चर बनाऊंगा तब आप लोगों को कलरीमीटर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देन दोस्तों अब ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल समझ में आया होगा। देन दोस्तों हमारी है रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा रिक्वायरमेंट।
तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा दोस्तों, हमें सबसे पहले जीओडी पीओडी रीजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जीओडी पीओडी रीजेंट फर्स्ट हमारे पास जीओडी पीओडी रीजेंट। तो जीओडी पीओडी रीजेंट में क्या क्या होगा दोस्तों, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड ग्लूकोज परऑक्सीडेज एंड 4 अमाइनो एंटीपायरिन एंड फिनॉल क्या होगा, जीओडी पीओडी रीजेंट में प्रेजेंट होगा। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड ग्लूकोज परऑक्सीडेज फिनॉल एंड 4 अमाइनो एंटीपायरिन जिसे हम शॉर्ट में 4AAP कहते हैं। ये जो हो गया हमारे दोस्तों रीजेंट। एंड साथ में जो किट है, किट में क्या होगा दोस्तों, जो जीओडी पीओडी रीजेंट किट है उसमें क्या होगा हमारे पास ग्लूकोज का स्टैंडर्ड प्रोवाइड होगा, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। साथ में क्या होगा हमें ग्लूकोज स्टैंडर्ड जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी दोस्तों 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट होगी सेकंड ग्लास बेयर की। ग्लास बेयर में क्या रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, 3 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी एंड माइक्रोटिप्स एंड मैक्रोटिप्स एंड वेल कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक माइक्रोपिपेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों देन ग्लास बेयर में ये सब चीज़ें आएंगी। देन हमें थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी क्या, कैलोरीमीटर देन फोर्थ रिक्वायरमेंट है दोस्तों हमारी पेशेंट सैंपल को हम किस में कलेक्ट करेंगे दोस्तों, फ्लोराइड बॉल में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली फ्लोराइड बॉल में सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में वन एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, दैट इज इनोलेज एंजाइम के फंक्शन को क्या कर देता है, जो सोडियम फ्लोराइड है इनोलेज एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देता है, जिससे पेशेंट की जो सैंपल है उसमें सेम अमाउंट में ब्लड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। पेशेंट सैंपल। तो दोस्तों इन चीज़ों की हमें क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या है दोस्तों, टेक 3 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड मार्क बाय क्लास मार्कर की हेल्प से हम 3 टेस्ट ट्यूब में क्या कर देंगे, एक में ब्लैंक जिसे हम शॉर्ट में बी से मार्क कर देंगे। देन सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम स्टैंडर्ड को हम एस से मार्क कर देंगे। देन जो टेस्ट ट्यूब में हम शॉर्ट में टी लिख देंगे। देन दोस्तों फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, टेक 3 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड मार्क बाय ग्लास एंड मार्कर की हेल्प से मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे दोस्तों, बी फॉर ब्लैंक, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम ब्लैंक लिख देंगे एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम टी स्टैंड फॉर टेस्ट। देन मार्क करने के बाद दोस्तों सेकंड स्टेप होगा हमारा टेक reagent and sample and distilled water, जिसे हम शॉर्ट में DW distilled water according to
ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन टेबल अब मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ऑब्जर्वेशन टेबल ये हमारा सीरियल नंबर, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं। ये फर्स्ट है हमारा ब्लैंक टेस्ट ट्यूब, ब्लैंक, एंड सेकंड हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, एंड थर्ड है हमारा टेस्ट ट्यूब। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, वर्किंग रीजन लेंगे। फर्स्ट है हमारा वर्किंग रिएजेंट, वर्किंग रिएजेंट इच टेस्टिंग में ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट, तीनों टेस्टिंग में हम क्या करेंगे 1 ml वर्किंग रिएजेंट ऐड कर देंगे। 1 ml वर्किंग रिएजेंट, 1 ml स्टैंडर्ड टेस्टिंग में भी 1 ml वर्किंग रिएजेंट, एंड टेस्ट टेस्टिंग में भी 1 ml वर्किंग रिएजेंट। देन दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डिस्टिल वाटर, सेकंड डिस्टिल वाटर, जिसे हम शॉर्ट में DW से नोट कर रहे हैं। डिस्टिल वाटर को हम 10 माइक्रोलीटर किसमें लेंगे, ब्लैंक में 10 माइक्रोलीटर, और बाकी स्टैंडर्ड में, टेस्ट में भी नहीं लेंगे। देन थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के लिए दोस्तों हम 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। देन हम फोर्थ है, यदि मान लीजिए पेशेंट का ब्लड सैंपल है तो उसे हम प्लाज्मा लिख देते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो दोस्तों प्लाज्मा हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर ऐड कर देंगे। देन दोस्तों 10 माइक्रोलीटर ऐड करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। देन मिक्स करने के बाद जो हमारे पास इंक्यूबेटर है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करने के बाद इनको कर देंगे 10 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे। देन आफ्टर 10 मिनट होने के बाद हम क्या करेंगे, इनके एवरी टेस्ट ट्यूब के जो कलर सॉल्यूशन है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करेंगे बाय कलरीमीटर। देन दोस्तों आफ्टर 10 मिनट इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है तीनों सॉल्यूशन के हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करेंगे बाय कलरीमीटर। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम कलरीमीटर को, जो कलरीमीटर है, कलरीमीटर में होती है क्यूबेट का यूज होता है। क्यूबेट क्या है दोस्तों, बेसिकली क्यूबेट का यूज हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर, ऑप्टिकल डेंसिटी लेने के लिए हम क्यूबेट का यूज क्यों करते हैं, टेस्ट ट्यूब का यूज क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों बेसिकली क्यूबेट क्या होती है, क्यूबेट का इंटरनल डायमीटर जो होता है दोस्तों वो कांस्टेंट होता है 1 सेंटीमीटर, बट जो टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर होता है दोस्तों वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जो क्यूबेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है, बट जो टेस्ट ट्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरिएबल होता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, क्यूबेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक सॉल्यूशन को क्या करेंगे, क्यूबेट में ऐड करेंगे। देन क्यूबेट में ऐड करने के बाद क्यूबेट को ऑप्टिकल क्या करेंगे, क्यूबेट को कलरीमीटर में प्लेस कर रखेंगे। देन उसके बाद जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देन नोट करने के बाद क्यूबेट को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। देन वॉश करने के बाद उसे टिश्यू पेपर की हेल्प से ड्राई करेंगे। देन हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारा उसको क्या करेंगे हम, यानी जो स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब की जो सॉल्यूशन है उसको हम क्यूबेट में ऐड करेंगे। देन ऐड करने के बाद इसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी को नोट कर लेंगे। एंड देन सेकंड हमारे पास जो लास्ट में क्या होगा दोस्तों, जो फिर इसको क्यूबेट को करेंगे, वॉश करेंगे। देन वॉश करने के बाद इसको टिश्यू पेपर से फिर ड्राई करेंगे। देन ड्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, जो टेस्ट सॉल्यूशन है हमारा, टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, क्यूबेट में पोर करेंगे। देन पोर करने के बाद देन दोस्तों क्या करेंगे, क्यूबेट को कलरीमीटर में रख देंगे। देन रखने के बाद क्या करेंगे, जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट ट्यूब की जो सॉल्यूशन की आएगी उसे हम नोट कर लेंगे। देन नोट करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैलकुलेशन और ग्लूकोज का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी लेने के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ
स्टैंडर्ड इनटू कंसेंट्रेशन, जैसे शॉर्ट में CON लिख दिया दोस्तों, CONC, कंसेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज स्टैंडर्ड। तो दोस्तों जो भी हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी टेस्ट ट्यूब की, उसके क्या करेंगे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देन जो स्टैंडर्ड की जो ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, उसे हम इसके नीचे फिल कर देंगे। देन फिल करने के बाद इनटू हमारा ग्लूकोज के स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन कितनी है दोस्तों, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दोस्तों, पर डेसीलीटर। तो दोस्तों जो भी टेस्ट सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। देन जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो भी आएगी उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो टेस्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी जो टेस्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड से। जो स्टैंडर्ड की ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। देन डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलेगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे उसमें, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन जो आएगा हमारा वो ग्लूकोज का रिजल्ट होगा। रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नोट करेंगे। देन दोस्तों ये हो गया हमारा रिजल्ट। देन दोस्तों जो ग्लूकोज का एस्टिमेशन, हम ग्लूकोज का एस्टिमेट करने की 3 टाइप से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का एस्टिमेट करते हैं। एक तो 3 कंडीशन में, यानी कि जैसे मान लीजिए फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर। तो दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर का सैंपल हम कब कलेक्ट करते हैं, फास्टिंग सैंपल इज कलेक्टेड आफ्टर 10 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग। पेशेंट क्या होना चाहिए, 10 to 12 आवर फास्टिंग होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं फास्टिंग शुगर का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 80 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा क्या, जिसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी दोस्तों, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है दोस्तों, 10 to 12 आवर्स फास्टिंग रिक्वायर्ड। दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी दोस्तों, नॉर्मल रेंज फास्टिंग ब्लड शुगर की 80 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन दोस्तों हम क्या कलेक्ट करते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, और जिसे हम कहते हैं PPBS, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर सैंपल इज कलेक्टेड आफ्टर 2 आवर्स टेकिंग द मील। जब पेशेंट मील मतलब भोजन खा लेता है, भोजन खाने के 2 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रेंडियल का स्पेसिमेन, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का स्पेसिमेन सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज कितनी दोस्तों, सेकंड है हमारा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, जिसे हम शॉर्ट में PPBS कहते हैं, PPBS कितनी दोस्तों, 2 आवर आफ्टर कलेक्ट करेंगे, 2 आवर्स आफ्टर 2 आवर्स टेकिंग द मील। नॉर्मल रेंज कितनी दोस्तों PPBS की, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन दोस्तों हम ब्लड ग्लूकोज को एक और टाइप से मेजर करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर क्या है दोस्तों, रैंडम ब्लड शुगर सैंपल इज कलेक्टेड रैंडमली एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हम करते हैं रैंडम, जब सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। तो दोस्तों रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी है, थर्ड है हमारा RBS, जिसकी फुल फॉर्म रैंडम ब्लड शुगर, इसकी नॉर्मल रेंज है दोस्तों 80 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये दोस्तों 3 ब्लड के सैंपल हम कलेक्ट करते हैं शुगर को एस्टिमेट करने के लिए, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल किस किस कंडीशन में मिलेगा इसके बारे में, एंड डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल किस किस कंडीशन में मिलेगा इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो लिख लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो फर्स्ट तो दोस्तों हमारा इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज किस किस कंडीशन में मिलेगा इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों 2 टाइप से काउस है, एक तो फिजियोलॉजिकल जो फिजिकली होंगे, एंड जो पैथोलॉजिकल जो
डिसीज, पैथोलॉजिकल मीन्स डिसीज से, किसी भी डिसीज से। तो फिजियोलॉजिकल में क्या है दोस्तों हमारे पास है, आप आफ्टर टेकिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, यदि कोई पेशेंट क्या कर रहा है दोस्तों, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है, तो उस केस में हमें हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अबव द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया। तो दोस्तों आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं पेशेंट, तो उस कंडीशन में हमें हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। एंड देन सेकंड है हमारे पास दोस्तों इमोशनल में क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर एंड प्रेगनेंसी। तो ये दोस्तों हमारे फिजियोलॉजिकल का लिए। दोस्तों फर्स्ट है हमारा क्या, फिजियोलॉजिकल हमें क्या मिलेगा, इंग्लिश लेवल किसी कंडीशन मिलेगी दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में इंग्लिश लेवल हाइपरग्लाइसीमिया। तो फिजियोलॉजिकल काउज में क्या है दोस्तों, काउज है हमारे पास बेसिकली, फर्स्ट काउज है हमारा आफ्टर टेकिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, आफ्टर टेकिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। एंड देन सेकंड दोस्तों इमोशनल में स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एंगर। एंड दोस्तों थर्ड है हमारा प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के केस में हमें हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। तो ये तो होगा दोस्तों हमारे फिजियोलॉजिकल काउज। अब मैं आप लोगों को पैथोलॉजिकल काउज के बारे में बता दूं। तो पैथोलॉजिकल काउज में दोस्तों इन केस ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी और डिफेक्ट इन इंसुलिन रिसेप्टर, यदि दोस्तों इंसुलिन क्या है दोस्तों, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लगेगा। और इंसुलिन रिसेप्टर के यदि कोई डिफेक्ट आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा, सेकंड है हमारा क्या, पैथोलॉजिकल काउज। तो पैथोलॉजिकल में दोस्तों फर्स्ट हमारा इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड डिफेक्ट इन इंसुलिन रिसेप्टर, रिसेप्टर। देन सेकंड है दोस्तों तो इंसुलिन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होगी या इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटिस क्रिएट हो जाएगा, शॉर्ट में डीएम लगेगा। देन सेकंड है दोस्तों एनी हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। यदि ये तीनों ग्लैंड में से किसी भी ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी हो, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। एनी हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो दोस्तों ये काउस है जिस कंडीशन में मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा पेशेंट की बॉडी में। देन दोस्तों हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में दूसरा है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमें किस किस कंडीशन में मिलेगा इसके बारे में। तो दोस्तों डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल के भी हम दोनों देखेंगे, फिजियोलॉजिकल काउज एज वेल एज पैथोलॉजिकल काउज। तो दोस्तों डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज बिलो द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज किस कंडीशन में मिलेगा हमें, हाइपोग्लाइसीमिया
ग्लाइसीमिया। तो दोस्तों अब इसके काउज की बात कर लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। फर्स्ट काउज क्या हमारे है, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में हमारा फर्स्ट क्या है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल में हमारा फर्स्ट है सीवियर एक्सरसाइज। यदि मान लीजिए कोई सीवियर एक्सरसाइज कर रहा है ज़्यादा ही, तो उस कंडीशन में क्या हमें हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। और ड्यूरिंग स्टारवेशन, कोई ज़्यादा भूखा रह रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। फर्स्ट है हमारा क्या फिजियोलॉजिकल में, ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड सेकेंड है इसमें हमारा सीवियर एक्सरसाइज। देन दोस्तों हमारा ये है फिजियोलॉजिकल काउज। अब इसके बाद हमारा है सेकंड पैथोलॉजिकल काउज। पैथोलॉजिकल काउज में क्या दोस्तों हमारे पास ओवर डोजेज ऑफ इंसुलिन। यदि पेशेंट को हम ओवर डोज इंसुलिन इंजेक्ट कर देते हैं, यदि इंसुलिन का ज़्यादा डोज इंजेक्ट कर देते हैं, तो इंसुलिन क्या करता है दोस्तों, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करेगा। और जब इंसुलिन का लेवल ही खुद ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट की बॉडी में डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा क्या, ओवर डोजेज ऑफ इंसुलिन। देन दोस्तों हमारा नीचे है सेकंड काउज पैथोलॉजिकल में, एनी डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोस्तों यदि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है तो क्या उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है। क्या दोस्तों सेकंड इसमें हमारा, जैसे हमारा फर्स्ट, देन सेकंड है हमारा क्या, एनी डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, इन कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे ग्लूकोज का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देन दोस्तों मैं आप लोगों को हम सोडियम फ्लोराइड वायल ही क्यों यूज करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों बेसिकली क्या, जो सोडियम फ्लोराइड वायल में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो इनोलेज एंजाइम है इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो इनोलेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में वन स्टेप होता है, इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या है, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में PGA लिखते हैं। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इनोलेज एंजाइम की हेल्प से 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो दोस्तों इनोलेज एंजाइम का फंक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। इनोलेज एंजाइम क्या करता है, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल को 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों जब सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट आएगा तो क्या करेगा, इनोलेज एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट करेगा। मींस क्या होगा, जो 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड है 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहे थे, तो ये 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, आगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। तो जिससे जितना अमाउंट पेशेंट सैंपल कलेक्शन करते टाइम पे पेशेंट के ब्लड में जितने अमाउंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट था वो फर्दर आगे क्या होगा, जब तक हम यानी कि सैंपल में उसी अमाउंट में क्या होगा, ग्लूकोज के लेवल प्रेजेंट होगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि हम सोडियम फ्लोराइड वायल का ही क्यों यूज करते हैं। देन दोस्तों अगेन मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, HbA1c टेस्ट जो कि क्या होता है, मोर कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो पेशेंट के मतलब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए। तो दोस्तों HbA1c टेस्ट इज द एडवांस टेस्ट अवेलेबल फॉर
डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। देन दोस्तों जो एचbA1c है, एचbA1c क्या है दोस्तों, बेसिकली एचbA1c इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कंसिडरिंग डायबिटिक पेशेंट if the patient HbA1c level more than 6.5, this patient considered diabetic patient। देन दोस्तों HbA1c क्या है, बेसिकली HbA1c इज द ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन फाउंड। HbA1c is formed by non-enzymatically glucose molecule is attached to the globin part of hemoglobin by non-enzymatically, and you obtain 80 to 120 days of patient blood glucose level। आई होप दोस्तों आप लोगों को ग्लूकोज के एस्टिमेशन के प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।